आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और आपके लिए लेकर आई हूं साहस सवाल पूछने का, साहस जवाब ढूंढने का, क्योंकि सिस्टम से अब कोई तीखे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि ताकतवरों को तर्कों से चुनौती भी कोई नहीं देता, क्योंकि लोग भीड़ में चलने के आदी हो चुके हैं और कुछ की आंखों पर पट्टी बंधी है तो कुछ ना बोल पाने और बीच का रास्ता खोजने की आदत बना चुके हैं। सवाल यह है कि जो मिलता है उसे ही स्वीकार लिया जाए या फिर बदलाव की आवाज बनने का साहस दिखाया जाए। यही साहस है जिसमें हम किसी खबर से जुड़े सुलगते हुए पहलू दिखाएंगे और सीधे सवाल पूछेंगे। ये सवाल संविधान की रक्षा के लिए जरूरी हैं, ये सवाल एक बेहतर देश बनाने के लिए भी जरूरी है। जुर्म के एक मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करती है, उसके बाद उसे छुड़ाने के लिए थाने पर भीड़ जमा हो जाती है। लोकल पॉलिटिक्स में इस तरह की तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। ज्यादा से ज्यादा ये किसी गिरोह का मामला होता है, लेकिन पंजाब के अजनाला में जो हुआ, क्या वो मामला भी यहीं तक था या फिर इस घटना के पीछे छिपे खतरों को पंजाब की सरकार पहचान नहीं पाई या फिर पहचान कर भी अनदेखी कर दी, वो भी तब जबकि इस घटना के निष्कर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, जी हां, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ते हैं। अजनाला में खालिस्तान समर्थकों के एक थाने का घेराव करने, उस पर हमला बोल देने, कई पुलिस वालों को जख्मी कर देने की घटना के बाद जिस तरह से भीड़ के दबाव में आरोपी को रिहा किया गया, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने खालिस्तान मूवमेंट के नए झंडा बरदारों के सामने सरेंडर कर दिया है। और इस पूरी पिक्चर में जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है वो है अमृतपाल सिंह, जो अपना रोल मॉडल, ध्यान से सुनिएगा, जो अपना रोल मॉडल जरनैल सिंह भिंडरावाले को मानता है, भिंडरावाले को हूबहू कॉपी करता है, किताबों से पढ़कर बातें भी वही करता है जो भिंडरावाले किया करता था। किसान आंदोलन आपको याद होगा, दिल्ली में लाल किला हिंसा भी आपको याद होगी, और इस हिंसा में किसका नाम आया था? इस हिंसा में नाम आया था दीप सिद्धू का। उस दीप सिद्धू की मौत के बाद उसके संगठन वारिस दे पंजाब का मुखिया अमृतपाल है। अब लौट कर आते हैं उस सवाल पर जो जुड़ा है पंजाब सरकार के सरेंडर से। एक किडनैपिंग केस में अरेस्ट अपने साथी लवप्रीत सिंह तूफान को रिहा कराने के लिए जिस तरह से अमृतपाल ने अजनाला के थाने पर धावा बोला, उसी की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद सरकार को धमकी दी गई कि 24 घंटे में लवप्रीत को रिहा कर दे, और ऐसा हुआ भी। लवप्रीत की रिहाई हो गई। पंजाब में जब चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानियों का सपोर्ट लेने और उनका सपोर्ट करने के आरोप लगे थे। यहां पर आपके लिए जानना और समझना जरूरी है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। खालिस्तान के सपने को हवा देने में पाकिस्तान पूरी ताकत से काम करता है। तो क्या अमृतपाल की भिंडरावाले 2 की तरह ब्रांडिंग की जा रही है? अगर हां, तो सरकारी मशीनरी और खुफिया तंत्र कहां है? और क्या वो इस खतरे से वाकिफ नहीं है जिस खतरे के बारे में मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूं? और बार बार आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं यहां पर, जिन तस्वीरों को लेकर सवाल उठे। पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई जिस तस्वीर में थाने पर हमला बोल दिया गया और ये कहते हुए अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटे के अंदर जो आरोपी है उसे रिहा किया जाए। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं साहस, और बड़ा सवाल यह है साहस में, वारिस दे पंजाब और अमृतपाल के तेवर क्या भिंडरावाले के समान हैं? जैसा कि हमने आपको बताया, भिंडरावाले जो कि आप जानते हैं किस तरह से उसका खात्मा हुआ था, उसने कैसे खालिस्तान को हवा देने की कोशिश की थी, उसी को रोल मॉडल मानता है ये अमृतपाल और सीधे तौर पर उसी की कॉपी करता है। आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इसकी वापसी 2021 में हुई है भारत में, और उससे पहले ये दुबई में रहा करता था। 10 साल तक डिस्पैचर का काम करता था। इसका फैमिली ओन बिजनेस था, उसमें ये डिस्पैचर का काम किया करता था, और अचानक ये दुबई से वापस लौट आया और ये जो संगठन जिसे दीप सिद्धू ने जिसकी स्थापना की, उसमें
ये मालिक बन बैठा, उसका कंट्रोल इसने अपने हाथ में ले लिया। हालांकि दीप सिद्धू का जो भाई है वो इसे सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करते हैं और वो ये कहते हैं दीप सिद्धू से इसका कोई लेना देना नहीं था, दीप सिद्धू इससे कभी नहीं मिला। और साथ ही वो कहते हैं कि इसका नंबर भी दीप सिद्धू द्वारा ब्लॉक किया गया था। जबकि जब ये सवाल अमृतपाल से पूछा जाता है तो अमृतपाल अपनी सफाई में ये कहता है कि दीप सिद्धू क्योंकि खुफिया एजेंसियों के निशाने पर था, उनके रडार पर था, इसलिए वो अक्सर नंबर्स को ब्लॉक कर दिया करता था। तो ये आरोप और प्रत्यारोप और इन सब के बीच अमृतपाल जो हूबहू दिखने की कोशिश करता है भिंडरावाले की तरह और साथ ही खालिस्तानी समर्थक है। हम आपको सुनवाते हैं क्या कहता है अमृतपाल। ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं अमृतपाल क्या कह रहा है। दरअसल वो खालसा की बात करता है, वो रिवाइवल की बात करता है, लेकिन जिस रिवाइवल की बात वो करता है उसमें सीधा सा सवाल ये है, रिवाइवल किसका होता है? रिवाइवल उसका होता है जो खत्म हो गया हो, जो थम गया हो। जबकि सिखिज्म को लेकर भारत में ऐसी कोई स्थिति हालात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से खुद को एक प्रीचर के तौर पर दिखाने की कोशिश अमृतपाल कर रहा है और जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और बातें सुनेंगे और आपने अभी रिएक्शन में भी सुना, इससे पहले की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो अमृतपाल डेनिम जीन्स, टी शर्ट, बाल केश भी बड़े नहीं थे, इस तरह से पेश आता था। और अब आप देख रहे हैं पिछले साल से सितंबर के महीने से इसने केश बढ़ाना शुरू किया। इसने सिखों के बैप्टिज्म की बात की और ये कहा कि जो खालिस्तान की मूवमेंट है ये उसे आगे लेकर जाएगा और तरह तरह की बातें और दावे इसके द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल से जो तस्वीरें हमने देखी हैं और जिस तरह से आरोपी की रिहाई हुई है, क्या उसके बाद पंजाब सरकार ने सरेंडर तो नहीं कर दिया है? और ये सिर्फ पंजाब सरकार के सरेंडर की बात नहीं है। जब आप ये पूरी खबर देख रहे हैं और पूरी तस्वीर देख रहे हैं तो इस खबर को सिर्फ पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिएगा, क्योंकि एक तरफ पंजाब बॉर्डर स्टेट है तो दूसरी तरफ ये सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। और जब मैं आप तक ये खबर पहुंचा रही हूं, आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहती हूं और आपको याद दिलाना चाहती हूं कि पाकिस्तान द्वारा किस तरह से इस बॉर्डर स्टेट में ड्रोन्स के माध्यम से हथियार गिराने के कई वाकया हुए और कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है पंजाब के अमरिंदर सिंह द्वारा बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई थी पिछले साल पुलिस चीफ को, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अमृतपाल के बातों को लेकर और उसके रवैये को लेकर लोगों में चिंता है। तो इसी चिंता का जिक्र उनके द्वारा भी किया गया था पुलिस चीफ को लिखी गई चिट्ठी में। और बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, और जब मैं आपसे कह रही हूं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, जब मैं आपसे कह रही हूं ये बॉर्डर स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है, तो इन तस्वीरों में जो गंभीरता है, इन तस्वीरों को कितना क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है और साथ ही इन तस्वीरों में जो चैलेंज छिपा हुआ है जिसे अमृतपाल भिंडरावाले की कॉपी करके दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है, उस पर आज बात करनी जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त अमोद कंठ जी हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। अमोद कंठ जी, पहला सवाल हमने सीधे तौर पर सीधा यही पूछा है कि पंजाब सरकार ने क्या सरेंडर कर दिया? ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद इन तस्वीरों को देखकर पंजाब सरकार के सरेंडर की बात की जा रही है। देखिए, जब आप इस सारी कहानी को कह रहे हैं और मैं तस्वीर थोड़ी देख रहा हूं मीडिया में, तो मुझे 1980s की याद आ रही है। 1980s में मैं दिल्ली का डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम था और बहुत गहरे तौर से जुड़ा हुआ था जो 80s का जो पंजाब में भयानक आतंक हुआ और दिल्ली उसका हिस्सा बन गई और मैं दिल्ली के सारी चीजों को लीड कर रहा था। अदिति, आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, मेरी एक किताब है खाकी इन डस्ट स्टॉर्म, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर मैं इन तमाम चीजों को देखा। जिस ढंग से पंजाब में, चाहे वो पुलिस ने किया हो, पुलिस से ज्यादा पॉलिटिकल रीजन से किया गया था, लोगों ने परमिट किया कि आतंकवादी या जो गैर सामाजिक तत्व हैं, खतरनाक किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लिया।
लॉ एंड ऑर्डर का फाख्ता उड़ा दिया। आज मैं कुछ वैसी स्थिति देख रहा हूँ। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि इतने लंबे बैकग्राउंड के बावजूद ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, तमाम बातें हुई और बड़े मुश्किल से सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ अजनाला में जो हुआ, और जिस ढंग के वहां के कोई एसएसपी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे लोगों ने बहुत अच्छा किया कि वहां पे वो ग्रंथ साहब थे, वो सामने किसी गाड़ी में रखे हुए थे ग्रंथ साहब, वो थाने में ग्रंथ साहब को लेके लोग अंदर चले गए और थाने पे तमाम पुलिस वालों को बुरी तरह से पिटाई की हुई, बहुत लोग इंजर्ड हुए। तो ये जो स्थिति वहां लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उसका कारण क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही भयावह स्थिति है। आपने भयावह शब्द का इस्तेमाल किया, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि बार बार भिंडरावाले का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। क्या वारिस पंजाब और अमृतपाल के जो तेवर हैं वो भिंडरावाले जैसे हैं? ये मैं आपसे जानना और समझना चाह रही हूँ यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए। एकदम सही है। और आप चाहें तो जो भिंडरावाले साहब थे जनाब, वो दिल्ली भी जब आया करते थे, मुझे याद है, तो दिल्ली में पूरे हथियारबंद उनके साथ होते थे, लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसी के बाद जाकर के पंजाब में बात और ज्यादा बढ़ी। मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था वेस्ट दिल्ली का और तिहाड़ जेल मेरे इलाके में था। मुझे याद है कि भिंडरावाले पूरी अपने लोगों के साथ बड़ी लंबी चौड़ी फौज लेकर के तिहाड़ जेल में घुस गए। तो तिहाड़ जेल के उसमें जो कंसर्न ऑफिसर थे उन लोगों ने हमसे मदद मांगी और कहा कि आप आए और बचाएं इनको। मैं पीछे की तरफ जेल के सामने खड़ा था और भिंडरावाले पूरी फोर्स के साथ आ गए। मैंने उन्हें रोका जेल के गेट पे। लोगों ने हमसे कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो तलवार से मार देंगे, आप वो अटैक कर देंगे ऊपर। कोई अटैक नहीं हुआ, वो रुक गए और सारे लोग उनके हथियार बंद रुक गए। मैं तिहाड़ जेल की बात कर रहा हूँ, 1980s की बात कर रहा हूँ, 81-82 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद भिंडरावाले को जिस ढंग से एक इनकरेजमेंट दिया गया, अंजाम आप देख रहे हैं। उस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, हत्या के बाद 84 राइट्स में 3000। आपने खुद ये बात कही कि किस तरह से सिस्टम ने जरा सी ढिलाई बरती तो पूरे भारत को उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। साथ में मेरा अगला सवाल यही है कि पुलिस पर हमले और थाने पर कब्जे से क्या खालिस्तान के हौसले मजबूत नहीं होंगे? यही बार बार सवाल उठा रही हूँ। क्या पंजाब पुलिस ने सरेंडर कर दिया? पुलिस पर हमला होता है, थाने पर कब्जा कर लिया जाता है, और इससे क्या खालिस्तान के हौसले मजबूत नहीं होंगे सर? खालिस्तान नाम की कोई चीज की कोई वक़्त ही नहीं है। उस जमाने की बात अलग है। तब भी लोगों ने, पंजाब के लोगों ने खालिस्तान को खारिज कर दिया, खालिस्तान को स्वीकार नहीं किया। और पंजाब में जो इस ढंग से कंट्रोल हुआ, केपीएस गिल साहब के साथ मैंने खुद काम किया, क्योंकि दिल्ली का काम मैं देख रहा था। 5 साल मैंने किया है। इंदिरा गांधी की हत्या से लेकर ललित मातम की हत्या, अर्जुन दास की हत्या, जनरल एस वैद्या की हत्या, सबकी इन्वेस्टिगेशन मैंने की। 84 राइट्स मैंने झेला। मैं जान रहा हूं उस समय भी पंजाब पुलिस ने ही कंट्रोल किया था केपीएस गिल साहब के लीडरशिप में। सवाल ये उठता है कि आज पंजाब पुलिस को लीड लेना चाहिए। और अगर पॉलिटिकल एनार्की किस्म की चीज है, मुझे नहीं मालूम है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन जो वहां की सरकार है, एनार्किस्ट अप्रोच उनका होता है शायद थोड़ा सा। यहाँ भी एनार्किस्ट अप्रोच होता है। तो इसलिए ये जो स्थिति अभी देखी जा रही है, खालिस्तान की कोई वक़्त नहीं है, प्रो खालिस्तान की कोई मतलब नहीं। अगर पंजाब के लोग चाहें तो एक दिन में कंट्रोल कर लें, क्योंकि आज कोई पब्लिक ओपिनियन के साथ नहीं है, उनकी कोई कुछ नहीं है। अरे भाई, 1000 आदमी आपने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके जो है आपने कहीं पे हल्ला मचा दिया, उससे कोई आपकी ताकत थोड़ी बन जाती है। पंजाब पुलिस को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, वहां के पॉलिटिशियंस को जागना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए। भाई वो लेंगे, कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जायंट बन जाएगा ना। कंट्रोल नहीं करेंगे, आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो कल ये सारी स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि इसके सामने, क्या अमृतपाल के सामने सरेंडर कर दिया पंजाब पुलिस ने? और साहस में मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि ये बार बार खालिस्तान की बात कर रहा है अमृतपाल, तो अजनाला की घटना खालिस्तान मूवमेंट के सिर उठाने का संकेत है क्या? हमारा साहस में अगला सवाल यही है, क्या खालिस्तान मूवमेंट की वापसी कराने की कोशिश की जा रही है क्या यहाँ पर आमोद जी? ऐसा है कि अमृतपाल है कौन? अमृतपाल नाम का आदमी दुबई में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, पैसे कमा रहा था, दुबई से वापस आ जाता है और एक बड़ी बेकार सी चौपट सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लोगों ने एनकरेज किया। भाई दीप संधू, जो पहले उसके कुछ थे, कोई वारिस पंजाब या क्या चीज है, दीप संधू, वारिस दे पंजाब सुना, जो पहले भी यहाँ पे दिल्ली में हुआ वो गलत था। क्यों एक्सेप्ट किया? दिल्ली में स्वीकार क्यों किया गया? जब दिल्ली में ये लोग आए, जो आपको याद है, जो यहाँ पे 26 जनवरी या जिस दिन ये घटना हुई दिल्ली में,
और फिर ये लोग लाल किले पे चले गए और वहां पे निशान साहब लगाया, झंडे को हटाया, जो भी किया। सवाल ये उठता है कि यहाँ भी तो टॉलरेट किया गया ना, क्यों सरकार ने स्वीकार किया? उस समय के जो कमिश्नर पुलिस थे, जो लोग थे, या उस समय होम मिनिस्टर मौजूद थे, कमिश्नर पुलिस मौजूद थे, सारे लोग वही तो थे, क्यों एक्सेप्ट किया उन्होंने? देखिए ये तो एक्सेप्ट करने की बात है ना। और उस व्यक्ति की मौत हो जाती, उसके बाद ये उनके बन जाते हैं सक्सेसर अमृतपाल। अमृतपाल है कौन? उसकी क्या पहचान है? कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन सर हर बार गलत की शुरुआत ऐसे ही कुछ एक लोगों के साथ होती है और उन्हें वक्त रहते कंट्रोल ना किया जाए तो फिर बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगते हैं। आपने जैसे लाल किले पर क्या हुआ था 26 जनवरी के दिन, उसका जिक्र किया। कल जो हुआ उसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूं। क्या एजेंसीज, क्या पुलिस, क्या सरकारें इस थ्रेट को कम आंक रही हैं इस वक्त? ऐसा है कि ये तो बड़ी मजबूत सरकार मानी जाती है दिल्ली की सरकार, जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट है। जो जिस बात की मैंने चर्चा की, शुरुआत तो वहां से होती है ना। दीप संधू तो उसी में था, दीप संधू तो उसी की पैदाइश थी और वो खत्म हो गए, जो भी हो गया उनके साथ। अमृतपाल ने दीप संधू को उसका सक्सेसर है ये। अब सवाल ये उठता है कि अमृतपाल नाम के आदमी की क्या मतलब बनती है, मैं समझ नहीं पा रहा। ये है कौन? इसको क्यों आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? लेकिन दे रहे हैं। नहीं सर, लेकिन इंपॉर्टेंस आप देंगे क्योंकि जो तस्वीरें हैं, एक बार फिर से वो तस्वीरें आप लेकर आए, वहां पर पंजाब पुलिस उसको इंपॉर्टेंस दे रही है सर। देखिए वो जाकर थाने का घेराव कर लेता है सर, हथियारबंद लोग उसके साथ चलते हैं। मेरी बात सुने। देखिए हर किसी की गलती, हर किसी एक में मेरी बात सुने आप। देखिए अभी 3-4 दिन पहले मुझे नहीं पता था कि अमृतपाल नाम का कोई व्यक्ति, कोई आदमी है। अभी मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन पहले ये इंडिया टुडे, इंडिया का लीडिंग मैगजीन है, इंडिया टुडे में देख रहा हूँ कि अमृतपाल की पूरी कहानी निकल रही है। शायद इंडिया टुडे या आउटलुक, पता नहीं कौन सा मैगजीन था, शायद इंडिया टुडे रहा होगा, आपको याद होगा। कौन सी मैगजीन थी? इंडिया टुडे था। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी ले सकती हूँ उनकी। क्यों नहीं? आप ऐसे लोगों को, इस ढंग के छोटे किस्म के लोगों को, बेकार किस्म के लोगों को, ऐसे लोग जो देश में विनाश लाते हैं, ऐसे लोग जो देशद्रोही हैं, गलत किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर कंट्री की लीडिंग मैगजीन्स अगर वो इतनी इंपॉर्टेंस दे, अच्छे काम का तो कोई मतलब नहीं है भाई। आप बड़ा काम करें भाई। मैं एक सोशल वर्क में, आपको मालूम है 35 साल हो गए प्रयास संस्था को चलाते हुए, हजारों लोग मेरे लिए काम करते हैं। जी। मैं तो नहीं सुनता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई मैगजीन या कोई ऐसी मैगजीन है जो उनकी उसके बारे में कुछ कहते हैं जहां सपोर्ट मिलता है। अरे भाई, अमृतपाल नाम के आदमी को आप क्यों इतना बड़ा आदमी बना रहे हैं? मीडिया बना रही है, मैं बता दूं आपको। अदिति, आपको गलतफहमी है, मीडिया की कम गलती नहीं है इसमें। आप मीडिया उसको इंपॉर्टेंस दे रही है, उसको बड़ा आदमी बना रही है। क्यों बना रही है? और ये सरकार बना रही है, मीडिया बना रही है, वो बन रहा है। आमोद जी मैं चाहूंगी तस्वीरें फुल स्क्रीन ले आइए। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हूँ, जरा सी तस्वीरें देखिए। मीडिया का काम है जो है उसे दिखाना, मीडिया आंखें नहीं मूंद सकता। ये थाने के बाहर जो हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीरें। ये हुआ है सर, इनके हाथ में हथियार हैं, ये हुआ है सर। ये किस तरह से घेर लिया गया, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे, लोग जख्मी हुए सर, ये सब हुआ है। तो मीडिया वो दिखा रहा है जो हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हो इस वक्त, तो तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये तस्वीरें जो हैं, ये एक तरह की लॉलेसनेस दिखा रहे हैं। और इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या उस डेमोक्रेसी में इस तरह की तस्वीरों की जरूरत है या गुंजाइश है? आप पहले बात सुनो, एक सेंटेंस मुझे कहने दो, मेरी बात सुनो। वहां के एक एसएसपी का बयान मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा। जब आपने कहा कि आप इंट्रो लेंगे तो मैंने ऐसे ही देखा। वहां के एक एसएसपी कह रहे हैं, अजीब सी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग बड़े, हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इनको रोका नहीं, बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, बहुत अच्छा काम किया कि गुरु ग्रंथ साहब जी को अलाउ किया कि थाने के अंदर लोग चले जाए, और गुरु ग्रंथ साहब के साथ मिलकर के लोगों ने मारकाट किया, पुलिस वालों को मारा। ये सारी बात एक एसएसपी कह रहे हैं जो मौजूद थे। उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, उस एसएसपी को सस्पेंड करना चाहिए जिसने ऐसा कहा। ऐसे पुलिस ऑफिसर जो वहां पे स्पॉट पे लीगल एक्शन नहीं लेते हैं और अलाउ करते हैं, ऐसे लोगों को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। और मैं इसीलिए सर, ये जो पूरा प्रोग्राम है, अगर आपने देखा हो, मैंने पहली लाइन में आपसे ये कहा, क्या सरेंडर कर दिया पुलिस फोर्स ने?
क्या तो झुक गई ने पुलिस इनके सामने? पॉलिटिकल रीजन से, देखिए पॉलिटिकल रीजन से जो पॉलिटिशियंस उस वहां के स्टेट को लीड करते हैं, ये उनका काम है कि वो कंट्रोल करें। अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो पुलिस की तो आदत, पुलिस बहुत पॉलिटिकल हो जाती है। बहुत कम बिरले पुलिस ऑफिसर होते हैं इस देश में जो कि पॉलिटिकल व्यू के अलावा इंडिपेंडेंट कोई अपनी जगह ठीक, पर आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल प्रेशर की बात अमृतपाल भी कर रहा है और कहता है कि उसके फॉलोअर्स पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर में आप ये कह रहे हैं कि पुलिस एक्ट नहीं कर पा रही है। मैं एक और प्रेशर की बात करती हूँ, कॉन्स्पिरेसी की बात करती हूँ। इनफैक्ट ये कॉन्स्पिरेसी, आपने पॉलिटिकल प्रेशर की भारत में बात की, K2 प्लान, जनरल जियाउल हक, खालिस्तान, ये कौन बातें करता है? ये पाकिस्तान का एजेंडा है भारत के खिलाफ। खालिस्तान मूवमेंट के पीछे पाकिस्तान जो है, कहीं ना कहीं हम उसे समझने में चूक कर रहे हैं क्या? खालिस्तान मूवमेंट को जिस तरह से खाद पानी देने का काम पाकिस्तान द्वारा किया गया है, क्या उसे समझने में कहीं चूक हो रही है क्या? ये साज में मेरा अगला सवाल है सर। मैं कह रहा हूं, आप बताओ कि सवाल ये उठता है कि इतनी लंबी चौड़ी बात हम ना करें, हम तो मोटी सी बात करें। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। एक अपराधी थाने में है, दूसरा अपराधी 1000 लोगों को लेके जाता है, उस अपराधी को जबरदस्ती छुड़ा लाता है और वहां पे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है, पुलिस वाले जख्मी होते हैं। ये सारी चीज मीडिया के सामने है। ऐसी स्थिति को अगर आप स्वीकार करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। बस इतनी बात मैं कह रहा हूँ। इसमें इतनी लंबी चौड़ी बात, कॉन्स्पिरेसी क्या है, इंटरनेशनल क्या हो रहा है, नेशनल क्या हो रहा है, बेकार की बात है। इसका कोई मतलब नहीं है इस बात का। आप सीधी बात करें ना। अच्छा, आप एक, मैं वहाँ आपसे जो एक बात ऑफिसर थे जानना और उनके समझना खिलाफ चाह रही एक्शन थी। लें, मैं आपसे एक वहाँ जो बात ऑफिसर जानना और थे समझना उनको कंट्रोल करें और पॉलिटिकल मैसेज जाना चाहिए तुरंत कि आप गिरफ्तार कीजिए इन लोगों को। ठीक, आप जो कह रहे हैं दरअसल वो अपराधी खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ है सर। मेरा सवाल का जो आधार है वो ये है। और दूसरा, पुलिस अगर कमजोर होगी तभी तो जुर्म बढ़ेगा। पुलिस की तो भूमिका है ना इसमें। और दूसरा, आपने कहा कि हमें पाकिस्तान को इसमें नहीं लाना चाहिए। नहीं, मैं पाकिस्तान वाली की बात नहीं कर रहा। इस सब बेकार की बात, अच्छा, नहीं, सब को मतलब इस सब बेकार की बात मैं नहीं सुनने को तैयार हूँ। आप सीधी सी बात है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। एक केस, मान लीजिए अपराधी हैं, एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, जो तूफान या क्या उनका नाम है, उनको गिरफ्तार किया गया, वो थाने में है। दूसरा अपराधी जो है अमृतपाल, वो 1500 लोगों को लेके जाता है और वहां जाके जबरदस्ती वेंडलाइज करता है थानों को, लोगों की पिटाई करता है, लोगों को इंजर्ड करता है, पुलिस वालों को छुड़ा के लेते आता है। ये क्या है? इतना भयंकर अपराध किया गया है, आप गिरफ्तार करो, बात खत्म है। अगर आप लोकल पुलिस से नहीं कंट्रोल कर सकते हो, आप सेंट्रल पुलिस बुलाओ, जिसको बुलाना हो बुलाओ और उनको गिरफ्तार करो, अंदर डालो, हो गई बात खत्म। ये पाकिस्तान, ये सब खालिस्तान तो एक नारा लगाया है। ये सब देखिए, ये एक सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर का है। ये ठीक है, आप बार-बार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो चलिए पुलिस क्या कह रही है वो सुनवा देते हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ हैं, वो एस्टेब्लिश करेंगे कि ये सारा मसला कैसे हुआ, कौन इन चीज़ों के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। क्योंकि हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी इंजर्ड हैं और इस तरह थाने का इस तरह अटैक करना, इस तरह की जो भी कार्रवाई हुई है, इसका पूरा हम वो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर पुलिस है जो ये कह रही है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सर, मैंने जैसा कि कांग्रेस के जो पंजाब प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसे लेकर क्या चिट्ठी लिखी थी पुलिस चीफ को, उसका जिक्र किया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये इसे लेकर, अमृतपाल को लेकर लोगों में चिंता है। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर का भी स्टेटमेंट रहा है, उन्होंने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है, कंसर्न्स जाहिर किए हैं और वो कह रहे हैं कि इसके बहुत सीरियस रेमिफिकेशंस, यानी बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप, ऐसा है, अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, आप तो मुझसे बात कर रहे हैं ना। मैं एक पुलिस ऑफिसर रहा हूँ 34 साल तक, मैंने तमाम स्थितियों को देखा। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, ये एक सिंपल लॉ एंड ऑर्डर। ये जो अभी जिस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हम पता कर रहे हैं, अबे क्या, तुम क्या पता कर रहे हो, क्या इंक्वायरी तुम कर रहे हो भाई? तुम्हारे सामने घटना हुई है, अब फोर्स ले जाओ, पकड़ के अंदर करो उस आदमी को, तमाम लोगों को, अमृतपाल को गिरफ्तार करो, अंदर करो।
अगर अमृतपाल को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तूफान को गिरफ्तार वापस नहीं कर सकते हैं, तो आप तो सरेंडर, भाई आपने सही कहा, ये सरेंडर। बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं बात करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ये इतनी बात काफी है। मेरे विचार यही हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। पंजाब में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पंजाब जो बहुत बड़े आग से गुजर चुका है 1980s में। बिल्कुल, और इसीलिए हम ये साहस लेकर आए हैं सर, इसीलिए ये सारे सवाल आज हम उठा रहे हैं। और सवाल ये भी है कि एक वो व्यक्ति जिसे कोई नहीं जानता था, अमृतपाल, दीप सिद्धू, जिसने वारिस पंजाब ने बनाया, उसकी मौत के बाद इसे टेक ओवर कर लेता है, और उसके बाद किस तरह से थाने का घेराव करने की उसकी स्थिति हो जाती है। वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो जाकर पुलिस का घेराव कर सके। वो भिंडरावाले को कॉपी करने लगता है। वो जाकर सिखों के जो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करता है। तो वो क्या उसके पीछे, क्या वो ये सब कुछ अकेले अपने बूते कर सकता है? आज इसी सवाल के साथ मैं साहस को खत्म करने जा रही हूं, लेकिन जाहिर तौर पर ये काफी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, ये देश के बॉर्डर स्टेट का मामला है, और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। साहस में फिलहाल इतना ही।